आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कॉल्ब्स ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या-क्या बातें कही। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उन स्टेजेस के बारे में या साइकिल के बारे में या स्टेप्स के बारे में जो कॉल्ब ने अपनी थ्योरी में बताया है कि सीखने का एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं या क्या साइकिल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल मॉडल की कि कॉल्ब का जो अनुभवजन्य एकदम शैली मॉडल है कि हम देखते हैं कि बच्चों का हर इंसान का अपना सीखने का अलग-अलग स्टाइल होता है। तो कॉल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल के बारे में क्या-क्या बातें कही और इन स्टाइल्स को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल है, इनको मेज़र करने के लिए जो इन्वेंटरी है, उसकी भी हम बात करेंगे कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो कॉल्ब की थ्योरी है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इसके क्रिटिसिज़्म की भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले अगर हम कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे कॉल्ब की क्या थ्योरी थी, तो देखिए जब हम कॉल्ब की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या था? डेविड ए कॉल्ब। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डेविड ए कॉल्ब। ही पब्लिश हिज आइडिया अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन 1984 कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जो उनका आइडिया था उसको कब उन्होंने पब्लिश किया? 1984। दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ पीपल लर्न थ्रू एक्सपीरियंस कि उनकी थ्योरी क्या बताती है कि लोग स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखते हैं। इट प्रमोट्स डीपर लर्निंग, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो इनकी थ्योरी है, एक किस चीज को प्रमोट करती है? डीपर लर्निंग को प्रमोट करती है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कॉल्ब ह्यूमन लर्निंग डिपेंड्स ऑन थ्री बेसिस की ह्यूमन की जो लर्निंग है, मानव का जो सीखना है अधिगम है, तीन आधारों पर निर्भर करता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि ह्यूमन की जो लर्निंग है उसकी थ्री बेसिस हैं। ये थ्री बेसिस क्या हैं? पहला है जेनेटिक्स। जब हम पैदा होते हैं तो हमें बहुत सारे जो गुण होते हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो एक तो हमारी लर्निंग पर इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए हम हर रोज अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो दूसरा जो है लाइफ एक्सपीरियंस की इन्होंने बात की। और तीसरा इन्होंने बात की डिमांड ऑफ द करंट एनवायरनमेंट की, वर्तमान परिवेश की मांग क्या है उसके आधार पर हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं अलग अलग सोसाइटी है, विलेज में जाओगे तो वहाँ पर डिमांड अलग है, शहर में आओगे तो यहाँ पर डिमांड अलग है, अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग अपनी डिमांड होती है। तो सीखना 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहले जेनेटिक्स, जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है? पहला भूमिका उसकी होती है। और दूसरा हमारी लाइफ़ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे जो हम सीखते हैं। और तीसरा है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर क्या डिमांड है। उस हिसाब से लोग सीखते हैं, अपनी लर्निंग का एरिया डिसाइड करते हैं। तो अपनी थ्योरी में, अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में ही सजेस्ट 4 स्टेजेस, स्टेप्स, साइकिल एंड 4 स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें उन्होंने 4 स्टेप्स की बात की है। इसको आप लर्निंग साइकिल कह सकते हैं, लर्निंग स्टेजेस कह सकते हैं और इसके साथ ही साथ 4 लर्निंग स्टाइल की भी बात की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉल्ब की जो थ्योरी है उसके 4 स्टेप्स या स्टेजेस क्या हैं और इसके बाद हम लर्निंग स्टाइल की बात करेंगे। द स्टेजेस, साइकिल या स्टेप्स ऑफ कॉल्ब्स थ्योरी कि कॉल्ब के सिद्धांत के चरण या चक्र। तो जब हम बात करते हैं कॉल्ब के थ्योरी के जो स्टेप्स हैं, जो साइकिल हैं, तो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें बात करेंगे, हम क्या-क्या चीज़ें जानेंगे। इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं और बच्चे या जो लर्नर्स होते हैं उसी स्टेप्स को फॉलो करके चीज़ों को सीखते हैं। तो अब स्टेप्स क्या हैं उसको भी हम जान लेते हैं। द 4 स्टेजेस, साइकिल एंड स्टेप्स ऑफ कॉल्ब्स थ्योरी कि कॉल्ब के सिद्धांत के जो ये 4 चरण हैं कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है कंकरेंट एक्सपीरियंस, दूसरा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और फोर्थ जो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो
कॉल्म ने अपनी थ्योरी में ए 4 स्टेप्स बताए हैं, ए 4 स्टेजेस बताए हैं, या आप इसको लर्निंग साइकिल भी कह सकते हैं, कि जिनके आधार पर बच्चा चीज़ों को सीखता है। जो एक्सपीरियंस लर्निंग है वो बच्चे की होती है। तो सबसे पहले देखिए, कंकरेंट एक्सपीरियंस, आप कोई भी चीज़ें सीखते हैं ना, तो आप उसको अच्छे से तभी सीखते हैं जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मान लो क्लास में, साइंस की क्लास में अगर हम बात करें, अगर टीचर बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा रहा है, जल चक्र के बारे में पढ़ा रहा है, तो उसको बच्चा तभी तो अच्छे से समझ सकता है जब उसने बारिश देखी हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो, बच्चे ने नदी देखी हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो, बच्चे ने समंदर देखा हो, उसका एक्सपीरियंस किया हो। तो सबसे पहले सीखने के लिए ज़रूरी है कंकरेंट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। और एक एग्जांपल आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मान लो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं आप तभी सॉल्व कर सकते हैं ना, सबसे पहले आपने मैथ्स की क्लास का एक्सपीरियंस आपने किया है, आप क्लास में बैठे हो, आपने देखा हो कि हाँ, मैथ्स जो है आप टीचर किस तरह से करा रहा हो, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। आप मान लो आप चाय बनाना सीखना चाहते हैं, तो चाय कैसी होती है आपको उसका एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, तभी आप उसको ठीक से बना पाएँगे। तो उन्होंने जो पहला स्टेप बताया है कंकरेंट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव, द लर्नर कैन नॉट लर्न मेयर बाय रीडिंग और ऑब्जर्विंग, कि शिक्षार्थी केवल पढ़कर या देखकर चीज़ों को नहीं सीख सकते। सीखने के लिए उसका एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी होता है। लर्निंग विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस स्टूडेंट लर्न इट थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, की अधिगम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक विद्यार्थी इसे स्व अनुभव से नहीं सीखता। टू लर्न ही नीड्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, की सीखने के लिए आपको लर्निंग प्रोसेस में भाग लेना ज़रूरी होगा, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होगा। तो इन दिस स्टेज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्न, की इस चरण में विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है और चीज़ों को सीखता है। आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो भाई आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना कि साइकिल होती कैसी है, आपको कैसे बैठना है, तभी तो आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। सिर्फ घर पर बैठे-बैठे सिर्फ सोच कर आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस करना होगा आपको। आप पानी में तैरना चाहते हैं, तो उसके लिए आप घर पर बैठ के या ब्लैक बोर्ड पे नदी बना दी जाए, तो उससे आप नहीं तैर सकते। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको पानी का जो एक्सपीरियंस है आपको वो लेना पड़ेगा। तो सीखने के लिए जो पहला स्टेप क्या है, कंकरेंट एक्सपीरियंस। फिर दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इन दिस स्टेज लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। उसके बाद आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जैसे मैथ्स की क्लास का मैंने एग्जांपल दिया कि आपने क्लास में गए, आपने क्लास को आपने एक्सपीरियंस किया चीज़ों को। चाय आपको सीखनी है, तो सबसे पहले चाय कैसी होती है उसको आपने एक्सपीरियंस किया। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि चाय कैसे बनती है, जो बना रहा है आप उसको देख रहे हैं कि वो चाय कैसे बना रहा है, या जो एक्सपर्ट से आप उससे बात कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं। आपने साइकिल का एक्सपीरियंस किया, आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को देख रहे हैं कि वो साइकिल कैसे चला रहे हैं, कैसे हैंडल को घुमा रहे हैं, कैसे पैडल मार रहे हैं, और जो साइकिल चलाने वाला एक्सपर्ट है आप उससे पूछ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको तैरना सीखना है, तो आपने चलो पानी को एक्सपीरियंस किया, फिर जो कोच हैं आप दूसरे को देखोगे कि वो किस तरह से पानी में तैर रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे पूछोगे कि पानी में किस तरह से तैरा जाता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि आप दूसरों को देख कर आप चीज़ों को सीख रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। तो इन दिस स्टेज लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट स्टेज में, इस चरण में शिक्षार्थी अपने पूर्व अनुभव पर विचार करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन फोकसिस ऑन सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, की चिंतनशील अवलोकन देखने और समझने पर केंद्रित है। इट इज ऑल्सो अ चांस टू सी ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे को देखना और एक दूसरे से सीखने का मौका है। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, पहले एक्सपीरियंस करना, फिर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर अब थर्ड स्टेज आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना। तो यहाँ पर कैसा कि मान लो आपको तैरना सीखना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पानी का एक्सपीरियंस किया, आपने स्विमिंग पूल को देखा, आपने नदी को देखा। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आपने बाकी लोगों को देखा कि किस तरह से वो तैर रहे हैं, आपने एक्सपर्ट से भी पूछा। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में आपने दोनों चीज़ें कर ली, उसके बाद आपने अपनी एक थ्योरी बनाई कि हाँ, मुझे अगर तैरना है तो मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा, मुझे किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे अगर साइकिल चलाना है, तो आपने ऑब्ज़र्व कर लिया चीज़ों को, सारी चीज़ें देख ली। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडल किस तरह से मारना है, किस तरह से हैंडल घुमाना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अमूर्त
संकल्पना कर रहे हैं, आप विचार मंथन कर रहे हैं कि अब मुझे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे सीखूंगा। तो दिस इज अ टाइम फॉर प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप्स फॉर सक्सेस, ये सफलता के लिए योजना बनाने और विचार मंथन करने का समय है। द लर्नर्स क्रिएट थ्योरीज टू एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस, की शिक्षार्थी अपने अनुभव को समझाने के लिए सिद्धांत बनाता है। इन दिस स्टेज द लर्नर्स गैदर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉस कंक्लूजन, की इस चरण में शिक्षार्थी जानकारी एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। अब जैसे मैथ्स का भी हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, अब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस स्टेप में क्या करेंगे, आप जो फॉर्मूलास है आप उसको देखोगे, आप अलग अलग जो सॉल्व क्वेश्चन है आप उनको देखोगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, किन फॉर्मूला से सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लर्नर गैदर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, आप चीज़ों को जान रहे, चीज़ों को समझ रहे हो, ताकि जब वो क्वेश्चन आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री का, इनकम टैक्स का है, तो आप उसको सॉल्व कर सको। अब पानी में जब उतरो तो आप ठीक से तैर सको, आप जब साइकिल पे बैठो तो ठीक से साइकिल चला सको, और जब चाय बनाने के लिए आपको जब सारी चीज़ें पता चल गई कि मुझे क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में, मात्रा में डालनी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना, कि अब मुझे जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो मुझे किस तरह से करना होगा। तो दिस स्टेज फोकसिस ऑन लर्निंग बाय थिंकिंग, कि यह चरण सोच समझ कर सीखने पर केंद्रित है। तो आपने आपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना कर ली, मानसिक रूप से तैयार हो गए, तो उसके बाद लास्ट स्टेज क्या आता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सक्रिय प्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चाहे इनकम टैक्स फॉर्मूला आपको पता चल गया, अब क्वेश्चन है आप वहां पर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, साइकिल आप आपने बिल्कुल प्लानिंग कर ली कि किस तरह से चलाना है, अब साइकिल सामने आ गई, आप उसको चलाने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे चीजों को सीख गए। आप पानी में उतरे और आपने तैरने की जो प्रैक्टिस है लगातार करनी स्टार्ट कर दी, आपने जो भी सामग्री थी उसको लेकर अपने चाय को बना दिया। तो दिस इज द स्टेज ऑफ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लर्निंग, की यह अधिगम के सक्रिय प्रयोग का चरण है। एट दिस स्टेज द लर्नर्स एक्सपेरिमेंट विथ आइडियाज, की जो मेंटली उसका जो कंसेप्ट था अब उसको क्या कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है, तो इस स्तर पर शिक्षार्थी विचारों के साथ प्रयोग करता है। दिस इज द टाइम व्हेन ही पुट्स हिज प्लान इनटू एक्शन, की यह वही समय है जब वो अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। ही अप्लाइज द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन टू टेस्ट हिज लर्निंग, की वो अपने अधिगम के परीक्षण हेतु नए अर्जित ज्ञान को विभिन्न स्थितियों में लागू कर सकता है। आपने साइकिल चलाना सीख लिया, धीरे धीरे आप जो है बाइक चलाना सीख जाएंगे, आप कार चलाना सीख जाएंगे। इसी तरीके से आपने स्विमिंग पूल में तैरना सीख लिया, आप नदी में तैरेंगे, आप समंदर में तैरेंगे, आपने चाय बनाना सीख लिया तो आप दूध वाली भी बना लेंगे, आप ब्लैक टी भी बना लेंगे, आप कॉफ़ी भी बना लेंगे। तो इस तरह से एक जो नॉलेज है आपने अप्लाई किया, तो वही जो आप वहाँ से आपको जो नॉलेज मिलेगी आप उसको अलग अलग सिचुएशन में आप अप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉर्व की जो लर्निंग थ्योरी है, तो इनमें जो 4 स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं, आप इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं, और लर्निंग साइकिल भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कॉल्व के जो लर्निंग जो स्टाइल्स हैं, अब हम उन स्टाइल्स की बात करते हैं। कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल मॉडल, कॉल्व के अनुभवजन्य अधिगम शैली मॉडल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए, जब हम आप अपनी क्लास में देखिए, ठीक है, चाहे स्कूल्स में थे चाहे आप कॉलेज में थे, अलग अलग बच्चे होंगे, सबका अपना अलग अलग सीखने का तरीका है। कोई चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है, किसी को सीखने में टाइम लगता है, कोई सुनकर ही सीख लेता है तो कोई देख कर सीखता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो जब तक पार्टिसिपेट ना करें, जब तक खुद से ना करें, चीज़ों को सीख नहीं पाते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी का लर्निंग का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो कॉल्व ने अपनी एक्सपेरिंशियल लर्निंग स्टाइल मॉडल में इसी चीज़ का जिक्र किया है कि अलग अलग लोगों का जो लर्निंग स्टाइल होता है, तो उसी पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बात की है। तो कॉल्म ने क्या कहा, तो इनकी थ्योरी में कि कुछ विद्यार्थी चुपचाप पढ़कर सीखना पसंद करते हैं। हम अक्सर देखते हैं, अपनी क्लास में देखते हैं कि सम लर्नर्स प्रिफर टू लर्न बाय रीडिंग साइलेंटली, कि कुछ चुपचाप पढ़कर सीखना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं करके सीखना पसंद करते हैं, मतलब वो चीज़ों को करते हैं, जब इन्वॉल्व होते हैं तभी चीज़ों को सीखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, सीखते सीखते ही उनको गुस्सा आने लगता है, कभी रोने लगते हैं, कभी गुस्से से चीखने लगते हैं अगर चीज़ों को नहीं कर पाते।
तो इसलिए टीचर का काम क्या है? अगर टीचर चाहता है कि, क्योंकि क्लास में इस तरह की वैरायटी तो टीचर्स को मिलेगी, तो इसलिए अगर टीचर चाहता है कि क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, तो उसे क्लास में जो बच्चे हैं उनके लर्निंग स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की लर्निंग स्टाइल को समझेगा तभी उस हिसाब से प्लान कर पाएगा और बच्चों को समझा पाएगा, सिखा पाएगा और क्लास में टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन लर्निंग, कॉल हैज डिस्कस्ड सम स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, की अधिगम की विभिन्नताओं के आधार पर कॉल्ब ने अधिगम की कुछ शैलियों पर, कुछ स्टाइल्स पर चर्चा की है। कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल आर बेस्ड ऑन हिज फोर स्टेज लर्निंग साइकिल। तो हमने जो लर्निंग साइकिल की बात की थी, तो जो कॉल्ब का जो लर्निंग स्टाइल है उन्हीं लर्निंग साइकिल पर या जो स्टेप्स हैं उसी पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू हिम डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, की उनके अनुसार अलग अलग लोगों की अलग अलग अधिगम शैलियां होती हैं। दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट, की जो ये अलग अलग जो स्टाइल्स होते हैं बच्चे किस एनवायरनमेंट से आते हैं उस पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। देयर बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, की उनका जो मानसिक जो संज्ञानात्मक जो संरचना है, इन चीज़ों पर बच्चों की जो लर्निंग जो स्टाइल्स है वो डिपेंड करती है कि बच्चों का एनवायरनमेंट क्या है, बच्चे किस एनवायरनमेंट से आए हैं, उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या रहा है। क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट की बच्चे, जो शहर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर किसी का एजुकेशनल एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। उनका बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है जो जेनेटिक्स जो है उनको अपने माता पिता से मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम लर्निंग स्टाइल की बात करें ना, तो इस पर किस चीज़ का असर पड़ता है, जो लर्निंग साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्ब ने यही जो चीज कही है कि कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन हिज फोर स्टेज लर्निंग साइकिल, की उनके जो चार चरणीय जो अधिगम चक्र है उसी पर आधारित। तो देखिए जब हमने फोर लर्निंग स्टेप्स की जो साइकिल की हमने बात की थी, तो क्या क्या थे? कंक्रीट एक्सपीरियंस था। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब सीखने के लिए चीज़ों का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, देख कर सीखना, दूसरों से बात करके सीखना। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मेंटली आप अपनी थ्योरीज को क्रिएट करें कि मुझे कैसे करना है। और अगर हम एई की बात करें, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की, कि जो आपने सीखा है मेंटली, आपने जो प्रिपेयर किया है उसको अप्लाई करना। तो जो लर्निंग स्टाइल की बात करें वो इसी से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। तो अब हम एक एक करके इन पे बात करेंगे। सबसे पहले है लर्निंग स्टाइल, है डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल। तो देखिए डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल, दो चीजों का यहाँ पे मिक्सअप हमें देखने को मिल रहा है। कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दोनों को मिलाकर क्या बना है? डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल। फिर सेकंड जो है असिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज क्या है? एसी, एसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसिडराइजेशन, एंड आरओ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा अगर हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एसी एंड एई। एसी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एई का मतलब है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और लास्ट अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल, तो यहाँ पर सीई, कंकरेंट एक्सपीरियंस, एंड एई, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए जब आपने फोर स्टेप्स के बारे में जो पढ़ा था, तो उस अगर आपको वो पता है, और यहाँ पर अगर मान लो आ गया डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल, तो यहाँ पर आप सी और आर ओ, ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस और आरओ, दोनों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में भी हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल की बात करें, अब सारी अधिगम शैली, तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि लर्नर्स ऑफ दिस स्टाइल आर एबल टू सी कंकरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कंकरेंट एक्सपीरियंस की और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, तो कंकरेंट एक्सपीरियंस पे हमने क्या बात की थी कि बच्चा चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि उसको क्या करे, उसको एक्सपीरियंस करे। और फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की चीज़ों को देखे, क्योंकि देखकर भी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर जब लर्निंग स्टाइल की बात करें, तो यहाँ पर है कि कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, और दूसरा है इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देखकर सीख रहे हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं। तो इस शैली के शिक्षार्थी मूर्त अनुभवों को अलग अलग नजरियों से देखने में सक्षम होते हैं। और जब हम डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, तो जो लर्नर्स हैं वे करने की बजाय देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है और इनकी कल्पना जो क्षमता है प्रबल होती है। हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन,
लर्नर्स ऑफ दिस स्टाइल लाइक टू वर्क इन ग्रुप एंड लिसन विथ एन ओपन माइंड। की इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं और खुले दिमाग से चीजों को सुनना पसंद करते हैं। तो उनका कोई ऐसा फिक्स माइंड नहीं होता। लर्नर्स इन दिस स्टाइल आर इमोशनल एंड गुड एट आर्ट्स। की इस तरह के जो डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल के जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आर्ट्स में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल। तो इस स्टाइल के जो लर्नर होते हैं तो क्या क्या उनकी खासियत है कि वो इमोशनल होते हैं, आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, उनकी इमेजिनेशन जो होती है स्ट्रांग होती है, वो करने की बजाय देखना पसंद करते हैं, देखकर सीखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या है। फिर जब हम असिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज है। एसी, एसी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और आरओ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर दो चीजें कि देखकर चीजों को सीखना और दूसरा विचार मंथन, सोचना समझना। तो इस तरह की जो लर्निंग स्टाइल है, इस तरह के जो लर्नर्स है, इस शैली के शिक्षार्थी व्यवहारिक प्रदर्शन की तुलना में स्पष्ट स्पष्टीकरण पसंद करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, के वो विचारों और मूर्त अवधारणाओं में रुचि रखते हैं। वे विभिन्न विचारों को समेकित करते हैं और उन्हें सार्थक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और दिस लर्निंग स्टाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर करियर इन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। की इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं उनका जो करियर है साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में उनके लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि जो एसिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल्स है, यहाँ पर जो इस तरह के जो लर्नर्स हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट उनका अच्छा होता है, ठीक है, आइडियाज। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो अपने विचारों को बहुत ही सार्थक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। और साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में उनका करियर अच्छा होता है। फिर अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, अभी सारी अधिगम शैली, तो यहाँ पर एसी और एई। एसी का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। और एई का मतलब है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब सोचना समझना और अप्लाई करना। तो लर्नर्स विद दिस स्टाइल आर ऑफन गुड एट यूजिंग टेक्नोलॉजी। की इस शैली के जो शिक्षार्थी अक्सर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा दे आर इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब एई, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और दूसरा ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, कि जो थ्योरी वो बनाते हैं उसको अप्लाई करने में एक काफी इंटरेस्टेड होते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्नर्स आर इमोशनलेस। इस तरह के जो लर्नर्स हैं कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, वो इमोशनलेस होते हैं एंड टेक इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल टास्क, की वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो इमोशनल नहीं होते, वो इमोशन लेस होते हैं, भाव शून्य होते हैं। दे यूज देयर एजुकेशन टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल इशू, की व्यवहारिक मुद्दे के समाधान खोजने के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं। ये समस्याओं के समाधान में बहुत ही कुशल होते हैं, इस तरह के कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर कंकरेंट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे दो चीज है, एक्सपीरियंस करना और उसको अप्लाई करना। तो यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये दो चीजें नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इस तरह के जो लर्नर्स हैं वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है। इस दृष्टिकोण के तहत शिक्षार्थी चीजों को व्यवहारिक रूप से करना पसंद करते हैं और वे मूर्त अनुभव और सक्रिय प्रयोग पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए तो हम सी एंड ए की बात कर रहे हैं। दे आर टू सॉल्व प्रॉब्लम विद देयर इंस्टीट्यूशन रेदर देन लॉजिक। की वे तर्क के बजाय अपने अंतर ज्ञान से समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं, तर्क नहीं करते। क्योंकि वो यहाँ पर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन नहीं है, वो तर्क नहीं करते, वे दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। दे रियली ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ऑन एनालिसिस। वे अपना विश्लेषण करने की बजाय दूसरों की जानकारी पे भरोसा करते हैं। तो इस तरह से अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल को भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं, ये किस पे बेस हैं? जो कॉल्ब की जो लर्निंग साइकिल है या जो स्टेप्स हैं उसी पर ये आधारित हैं। कॉल्स लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। तो देखिए कॉल्स की जो लर्निंग स्टाइल है उसके बारे में तो आप जान चुके हो कि अलग अलग लर्नर्स होते हैं, सबकी अपनी लर्निंग स्टाइल्स होती है। तो ये इन्वेंटरी क्या है? एक टूल है जिससे
जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग स्टाइल का पता चलता है। तो देखिए, जब लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा तो इसका तो ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर उसको टीचर्स को अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा तो टीचर्स को प्लान करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ईज़ी रहेगी। वो क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो कॉल्ब ने लर्निंग स्टाइल कॉल्ब की लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। एवरी लर्नर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने का अपना अलग तरीका होता है। दिस इन्वेंट्री डिस्क्राइब लर्नर वे ऑफ लर्निंग, की इन्वेंट्री शिक्षार्थियों के सीखने के तरीके का वर्णन करती है। दिस इन्वेंट्री सर्व्स टू एक्सप्लेन द वेज इन विच यू प्रिफर टू लर्न, की इन्वेंट्री उन तरीकों की व्याख्या करने का काम करती है जिनसे आप या जो लर्नर्स हैं सीखना पसंद करते हैं। तो कॉल्स एलएसआई, एलएसआई मतलब क्या है इसका, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री इज अ ग्रेट टूल टू फाइंड आउट द लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, की कॉल्ब की जो लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री है विद्यार्थियों की अधिगम शैली का पता लगाने का एक महान उपकरण है। ये विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली को निर्धारित करने का एक मूल्यांकन उपकरण है, एक इवैल्यूएशन टूल है। इट हेल्प्स इन असेसिंग द यूनिक लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, कि शिक्षार्थियों की जो अद्वितीय अधिगम शैली उसका आकलन करने में मदद करती है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, कि ये जो लर्नर्स हैं उनके आत्म अन्वेषण, आत्म समझ और आत्म विकास के लिए बहुत जरूरी है। इट डिस्क्राइब हाउ अ लर्नर्स इज प्रोग्रेसिव ऑन डे टू डे बेसिस, की वर्णन करता है कि एक शिक्षार्थी दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे प्रगति कर रहा है या कैसे प्रगति करता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कॉल्ब की जो लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री क्या एक टूल है जो इस चीज़ का पता लगाता है कि जो अलग अलग लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है। और इसका हेल्प किसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जो टीचर्स हैं उनको अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी लर्निंग स्टाइल का पता लगेगा तभी तो उनको अच्छे से बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जहाँ बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखे। तो कॉल्स लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री हैज़ बीन यूज फॉर मैनी ईयर, की काफ़ी सालों से इसका प्रयोग होता आ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वेश्चनियर, कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एक क्वेश्चनियर है। नोविंग द लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स हेल्प टीचर डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि शिक्षार्थियों को अधिगम शैली को जानने से मतलब जो बच्चे हैं उनकी अधिगम शैली अगर पता चलेगी तो शिक्षक उसी हिसाब से प्लान करेगा, उसी हिसाब से क्लास में जो पढ़ाना होगा, जो समझाना होगा उसको डिजाइन करेगा। द प्रेफरेंसेस ऑफ लर्नर्स लर्निंग स्टाइल मेक्स लर्निंग इफेक्टिव, कि शिक्षार्थियों की अधिगम शैली की प्राथमिकता अधिगम को प्रभावशाली बनाती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कॉल्ब लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री क्या एक टूल है जिससे जो अलग अलग जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग स्टाइल्स का पता चलता है। अब हम बात करते हैं कॉल्ब की जो थ्योरी है उसके इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, उसके निहितार्थ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉल्स थ्योरी फॉर द टीचर एजुकेटर, जो टीचर एजुकेटर है उनके लिए इसका क्या उपयोग है, उनके लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जो स्टूडेंट टीचर हैं, स्टूडेंट टीचर मतलब जैसे आप सब जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप सबको हम क्या कहते हैं, पीपल टीचर कहते हैं, स्टूडेंट टीचर कहते हैं। तो आपके लिए इसकी क्या यूजफुलनेस है। फिर हम बात करेंगे जो स्कूल टीचर हैं, जब आप स्कूल में जाओगे, आप स्कूल में पढ़ाओगे तो जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए इसका क्या यूज है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, आईएएससी हो गया, इसके अलावा एनसीटी हो गया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उनके लिए इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीचर एजुकेटर्स के लिए, टीचर एजुकेटर्स मतलब जो आप सबको पढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या यूज है। टू अपडेट दैम सेल्फ फॉर प्रिपेयरिंग स्कूल टीचर्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, की विद्यालय शिक्षकों को सही परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के लिए खुद को अपडेट करना। दूसरा, टू सेटअप देयर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब्स एंड सब्जेक्ट रूम, की अपनी प्रायोगिक शिक्षण प्रयोगशालाएं और विषय कक्ष उसको स्थापित करना। इसके अलावा टू फर्निश देयर लाइब्रेरीज विद द रिलेवेंट लिटरेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की जो कॉलेज में जो पुस्तकालय हैं, जो लाइब्रेरी है उसको अपडेट करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो मटेरियल हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कंटेंट है, इस तरह की जो पुस्तकें वहाँ पर रखना। तो यहाँ पर टीचर एजुकेटर्स मतलब आप सबके जो टीचर्स हैं, आप सबका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि कॉल्ब्स की जो लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपने इंस्टीट्यूट को अपडेट कर सकेंगे। टीचर्स खुद को, जो टीचर एजुकेटर हैं, खुद को
अप टू डेट कर सकेंगे, ताकि आप सबको ठीक से पढ़ा सकें और आप सब जब स्कूल में जाओ तो इस तरह की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इसको अपनी क्लासरूम में आप इसको यूज कर सकें। फिर अगर हम स्टूडेंट टीचर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर मतलब आप सब, तो अपडेटिंग देमसेल्फ एज अ फ्यूचर फैसिलिटेटर, की भविष्य के सुविधा प्रदाताओं के रूप में स्वयं को आप तैयार करते हैं, तभी तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिसिंग एज फैसिलिटेटर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइडिंग स्कूल, की अनुभव शिक्षण प्रदान करने वाले विद्यालयों में सुविधा प्रदाता के रूप में अभ्यास करना। मतलब क्या है कि जब आपका इंटर्नशिप होगा तो इंटर्नशिप में भी अगर आपको इस तरह का स्कूल मिले, इस तरह के स्कूल में पढ़ाने के लिए मिले जहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो इस थ्योरी है, इस तरह का जो कंसेप्ट है फॉलो किया जाता है, तो आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इंट्रोलाइजिंग द फीडबैक गिवन बाय द टीचर एजुकेटर्स या मैथोलॉजी जो स्पेशलिस्ट हैं, आपके जो पेडागोजी के टीचर्स हैं, तो उनके द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं देती हैं तो उनको भी अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो रिलेटेड पेडागोजी है उसमें आप अच्छे से पढ़ा सकें, चीज़ों को समझा सकें, सिखा सकें। फिर जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, टू ट्रांजेक्ट द कोर्स कंटेंट थ्रू द मोड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, जानेंगे, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू जो उनका कंटेंट है, उनका टॉपिक बच्चों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे। इसके अलावा टू इक्विप द लैब्स क्लासरूम एंड रिसोर्स सेंटर विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग मटेरियल्स की, जो चाहे हम प्रयोगशाला की बात करें, हम क्लासेस की बात करें, हम रिसोर्स सेंटर की बात करें, तो एक्सपेंसिव लर्निंग जो है, ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल है उससे उसको इक्विप कर सकेंगे। टू प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर की क्लास में, अब इस तरह की अपॉर्चुनिटी बच्चों को अगर आप देंगे करके सीखने की, तो आप का जो रोल होगा किसका होगा, एक फैसिलिटेटर का होगा। तो क्लास में इस तरह का रोल प्ले करना, टू अपडेट दैमसेल्फ विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग रिलेटेड डेवलपमेंट्स की, अनुभवजन्य अधिगम संबंधी विकास के साथ खुद को अपडेट करना, नवीनतम बनाना। और अगर हम टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो देखिए, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन सर्विस का मतलब है कि जो ऑलरेडी स्कूल्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एससीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, एनसीटी की बात करें, आईएएससी की बात करें, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कोर्सेज चलाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज चलाते हैं, ताकि टीचर्स की जो नॉलेज है उसको अप टू डेट किया जा सके। तो अपडेटिंग द फैकल्टी अबाउट वेरियस इशू ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करना। इसके अलावा जो अलग अलग स्कूल्स में जो टीचर हैं, कॉलेज में टीचर हैं, टाइम टू टाइम उनके लिए जो वर्कशॉप है उसको ऑर्गेनाइज करना और उनको इन चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को जान लिया कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। अब जहाँ पर प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, आलोचना भी होती है। तो इसकी अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो इस एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू डूइंग एक्टिविटीज मेनली। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा, यहाँ पर किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों पर ही फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इट्स मॉडल एंड स्टाइल टू थ्योरेटिकल कंसेप्ट की, इसके मॉडल और शैलियों को, जैसे हम बात करें, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस है, तो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है, हर चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं बताई जा सकती, नहीं सिखाई जा सकती। तो इसको थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है उस पर लागू करना बहुत मुश्किल है। लेस रिलेवेंट इन एडवांस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी की, आज के टाइम में अगर देखते हैं तो इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, क्योंकि आजकल तो बच्चे सिर्फ फ़ोन में एक बार आपने गूगल में चीज़ों को डाला, आपको सारी चीज़ें, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको इजीली आपको चीज़ों में के बारे में पता चल जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो और यहाँ पर बात करें तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता कम है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आप सेकंड में ही पता चल जाती हैं। इसके अलावा इग्नोरिंग डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट की, देखिए, जब हम कॉल की बात करते हैं तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वहाँ क्या सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है। बच्चा उस हिसाब से सीखता है, तो इसको अलग अलग जो सोशल कल्चर जो हम देखते हैं, सोसाइटीज़ हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ पर इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉल ने जो चीज़ें कही थी वो अपने वहाँ के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, वहाँ के बच्चों के हिसाब से कही थी, लेकिन इसको अलग अलग सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय अधिक लगता है। तो एक इसकी कुछ आलोचनाएं हैं।
तो आज की इस वीडियो में हमने कॉर्प्स की जो थ्योरीज है उसके बारे में जाना, उनकी क्या लर्निंग स्टाइल्स हैं उसके बारे में जाना, स्टेप्स के बारे में हमने जाना, और हमने बात की इन्वेंट्री की बात की, और हमने जाना कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इसके जो क्रिटिसिज्म है उस पर भी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।